कल की अपनी जानकारी जहाँ पर पूरी हुई थी, आज हम उससे आगे जानते हैं। पाठ तीसरा अपना चल रहा था, बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। इस पाठ में हम अभी बाह्य आक्रमण को पढ़ रहे हैं। बाह्य आक्रमण मतलब विदेशी आक्रमण। बाह्य आक्रमणों में सबसे पहले हम यूनानी आक्रमण, को जान रहे हैं। यूनानी आक्रमण में कल हमने सिकंदर की कुछ जानकारी ली थी। उस जानकारी को एक बार वापस से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। भारत में जो यूनानी आक्रमण हुआ उसका पहला नेतृत्व करता सिकंदर था। सिकंदर दुनिया का पहला शासक था जिसने पूरे विश्व को जीतने का सपना देखा और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुआ। उसी के चलते बाद में उसने भारत पर भी आक्रमण किया। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, उसके गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर 339 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। शासक बनने के कुछ साल बाद में ही उसने अपने आसपास के क्षेत्रों को और देशों को जीतना शुरू किया। देशों में मिली जीत से उत्साहित होकर ही सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और वो एक बड़ी सेना के साथ भारत की तरफ आगे बढ़ा। सिकंदर, जिसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था, 339 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। तो अब हम आज जानेंगे सिकंदर का भारत में आगमन। सिकंदर का भारत आगमन। सिकंदर भारत देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास, उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में का शासक था। ये यूनान क्षेत्र है। इस यूनान क्षेत्र में यहाँ पर ये मकदूनिया था। यहाँ का शासक था सिकंदर। यहाँ का शासक बनने के बाद सिकंदर ने आसपास के क्षेत्रों को जीता और बाद में फिर वो भारत अभियान पर निकला। तो सिकंदर भारत की तरफ आगे बढ़ा। उस समय यहाँ पर ईरान क्षेत्र में 331 ईसा पूर्व सिकंदर का युद्ध ईरान के शासक से हुआ। ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान के शासक से युद्ध किया। उस युद्ध का नाम था अरेबेला का युद्ध। अरेबेला का युद्ध ईरान के शासक और सिकंदर के बीच में हुआ। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई। 331 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जीतने के बाद सिकंदर का आत्मविश्वास बढ़ा और फिर वो भारत की तरफ आगे बढ़ा। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर अफगानिस्तान क्षेत्र की तरफ से आगे बढ़ा। यहाँ पर काबुल क्षेत्र के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने सिकंदर का विरोध किया, लेकिन वह सब राजा सिकंदर की
सेना के सामने नहीं टिक पाए और सिकंदर के हाथों हार गए। सिकंदर काबुल क्षेत्र से जीतता हुआ आगे हिंदू कुश क्षेत्र की तरफ बढ़ा। हिंदू कुश क्षेत्र से आगे बढ़ा। हिंदू कुश के पास में यहाँ पर शासक था, हिंदू कुश का शासक था शशिगुप्त। शशिगुप्त हिंदू कुश का शासक था। शशिगुप्त ने सिकंदर की सहायता की थी। अब तक के बीच में जितने भी राजा महाराजा हुए वो सब सिकंदर की सेना का विरोध कर रहे थे, सिकंदर से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन शशिगुप्त हिंदू कुश का शासक था, ये पहला शासक था जिसने सिकंदर का साथ दिया। तो शशिगुप्त की सहायता मिलने से सिकंदर का हौसला थोड़ा और ज्यादा बढ़ा। फिर वो भारत की तरफ आगे बढ़ा। भारत की सीमा में प्रवेश करने से पहले ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे राज्य थे। उन राज्यों के शासकों ने भी सिकंदर की सेना का विरोध किया और सिकंदर को भारत में प्रवेश करने से रोका। लेकिन सिकंदर की सेना काफी शक्तिशाली थी, इस वजह से स्थानीय क्षेत्र के जो राजा थे वो सिकंदर को भारत में प्रवेश करने से रोक नहीं सके। सिकंदर ने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रवेश किया था। भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, इस सीमा से सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था। तो सिकंदर भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रवेश करता है। इसका कारण है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार की है कि भारत में यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर। तो इधर तीन तरफ तो भारत पानी से घिरा हुआ है, इसलिए कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस पानी के रास्ते से भारत में प्रवेश नहीं कर पाता था। दूसरा, भारत की जो उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा है ये हिमालय पर्वत से ढकी हुई है। तो हिमालय पर्वत काफी लंबा चौड़ा और एक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी तरफ से भी किसी भी सेना का भारत में प्रवेश करना काफी कठिन है। इसलिए भारत का जो ये क्षेत्र बच जाता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र था और किसी भी सेना के लिए चलने में थोड़ा आसान क्षेत्र था। इसलिए उस समय में जितने भी विदेशी आक्रमण भारत में हुए वो उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ से ही हुए थे। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ का जो क्षेत्र था वहां पर एकता की भारी कमी थी। यहाँ के जो राजा थे वो एक दूसरे से आपस में लड़ते थे और इसी विखंडन का फायदा विदेशी लोगों ने उठाया और आक्रमण हुए। सिकंदर ने भी भारत में प्रवेश इसी रास्ते से किया। सिकंदर ने जब पहली बार भारत में प्रवेश किया तो यहाँ के शासक थे अशमक। भारत की सीमा में प्रवेश करते ही सिकंदर की पहली मुठभेड़ अशमकों से हुई। पहली लड़ाई सिकंदर की भारत में पहली लड़ाई या पहली मुठभेड़ अशमकों से हुई थी। यहाँ पर अशमक भी काफी शक्तिशाली शासक थे। अशमकों ने सिकंदर को भारत में आने से रोकने का भारी प्रयास किया और शुरू में सिकंदर की सेना को काफी नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन सिकंदर की जो सेना थी वो काफी शक्तिशाली और बड़ी थी, इस वजह से अशमक सिकंदर को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए और अंत में अशमकों की हार हो गई और सिकंदर भारत में प्रवेश करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर यहाँ पर तक्षशिला क्षेत्र है। तक्षशिला, यहां तक सिकंदर पहुंच गया। तक्षशिला तक पहुंचने के बाद में सिकंदर का एक बार मन वापस लौटने का हुआ। तभी तक्षशिला का शासक था जिसका नाम था आम्बी। तक्षशिला का शासक था आम्बी। जब सिकंदर तक्षशिला तक पहुंचकर वापस लौटना चाह रहा था
उसी समय आम्ही ने सिकंदर के पास संदेश भेजा कि आप भारत पर आगे तक आक्रमण करें और भारत पर शासन करें। आम्ही की मगध साम्राज्य के शासक से पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए आम्ही चाहता था कि सिकंदर जैसा शक्तिशाली शासक आगे आए और मगध के शासक को हराए, जिसकी वजह से आम्ही को आगे मदद मिली। तो आम्ही ने सिकंदर को कहा कि आपका जो विश्व विजेता का सपना है वो भारत जैसे शक्तिशाली देश को जीते बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए आप भारत पर आक्रमण करें और भारत पर शासन करें। इस कार्य में आम्ही ने सिकंदर को सैनिक सहायता देने का भी वचन दिया कि मैं आपकी सहायता करूंगा, आप भारत पर आक्रमण करें। तो आम्ही के संदेश से सिकंदर उत्साहित हुआ और उसने जो वापस जाने का मन बनाया था उसको उसने रोका और भारत पर आक्रमण करने की उसने आगे योजना बनाई। तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। एक तो हिंदू कुश का शासक शशिगुप्त और एक तक्षशिला का शासक आम्ही, ये दो ही शासक ऐसे थे जिसने सिकंदर की भारत अभियान में मदद की थी। बाकी सभी शासकों ने सिकंदर का विरोध किया था, सिकंदर से लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन ये दो देशद्रोही, इनकी वजह से ही सिकंदर भारत में आगे अंदर तक आया। आम्ही ने सिकंदर को 5000 सैनिकों की सहायता भी दी। तो तक्षशिला पहुंचने के बाद में जब सिकंदर आगे बढ़ा तो यहाँ का शासक था पंजाब का शासक। पंजाब उस टाइम पर पौरव बोलते थे। वहां का शासक था पोरस, जिसको पुरु भी कहते हैं। आगे बढ़ने पर सिकंदर को रोकने के लिए पंजाब का शासक पोरस खड़ा था। पोरस ने सिकंदर को भारत में आगे प्रवेश करने से रोका। तक्षशिला पहुंचने के बाद में सिकंदर भारत में आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसको पंजाब का शासक था पोरस, उससे युद्ध करना पड़ा। पोरस एक देश प्रेमी शासक था और वह अपनी मातृभूमि के ऊपर किसी विदेशी शासक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो जब सिकंदर भारत में आया तो पोरस ने सिकंदर का भारी विरोध किया। पोरस भी एक शक्तिशाली शासक था, तो पोरस को हराए बिना सिकंदर भारत में आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि जिस मार्ग से सिकंदर भारत में आ रहा था उस मार्ग में पोरस का राज्य था। तो पोरस को हराना सिकंदर के लिए आवश्यकता बन गई। तो फिर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ। अब उस घटना को हम जानते हैं। पोरस का प्रतिरोध, सिकंदर का प्रतिरोध पोरस ने किया। इस घटना को हम जानते हैं। पोरस को पुरु के नाम से भी जाना जाता है और ये पंजाब क्षेत्र का शासक था। उस समय पंजाब क्षेत्र को पौरव कहते थे। झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में, झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र पंजाब क्षेत्र या पौरव क्षेत्र था। यहाँ का शासक था पोरस, जिससे सिकंदर की लड़ाई हुई। तो सिकंदर झेलम और चिनाब के बीच का जो पौरव क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसकी पोरस से लड़ाई हुई। सिकंदर और पोरस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ वह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया।
सिकंदर का भारत में सबसे प्रमुख युद्ध यही है। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो सिकंदर का सबसे जो बड़ा युद्ध था वो राजा पोरस के साथ हुआ था, और राजा पोरस के साथ सिकंदर की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध बोला जाता है। पोरस और सिकंदर के बीच में जो लड़ाई हुई उस लड़ाई को झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सिकंदर की भारत में जो बड़ी लड़ाई हुई थी वो 326 ईसा पूर्व में पंजाब के शासक पोरस के साथ हुई। इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। तक्षशिला पहुंचने के बाद में जब सिकंदर ने पौरव क्षेत्र पर शासन करना चाहा तो सबसे पहले सिकंदर ने शांति का मार्ग अपनाया और पौरव के राजा पोरस के पास में संदेश भेजा कि पोरस बिना लड़े ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन पोरस एक सच्चा देशभक्त था, वो अपनी मातृभूमि को किसी के भी हाथों सौंपना नहीं चाहता था। उसने सिकंदर के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिकंदर के शांति प्रस्ताव के जवाब में संदेश भेजा कि पोरस मर सकता है लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। तब फिर सिकंदर ने अपनी सेना को तैयार किया और अंत में दोनों शासकों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई को झेलम का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। जब युद्ध निश्चित हो ही गया तो राजा पोरस अपनी सेना के साथ में झेलम नदी के किनारे पर पहुंच गया। यहाँ पर राजा पोरस अपनी सेना के साथ पहुंच गया और सिकंदर भी अपनी सेना लेकर झेलम नदी के इस तट की तरफ। झेलम नदी के इस तट पर तो सिकंदर अपनी सेना के साथ खड़ा था और दूसरे तट पर राजा पोरस अपनी सेना के साथ खड़ा था। सिकंदर ने राजा पोरस के साथ सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, उसने छल कपट का सहारा लिया और रात के समय में जब रात का अंधेरा था उस समय में सिकंदर अपनी सेना के साथ झेलम नदी को पार करता है और रात भर में नदी को पार करते ही सुबह के लगभग 4-5 बजे का समय था। उस समय में पोरस की सेना पर सिकंदर के सैनिकों ने लड़ाई की। तो शुरू में पोरस के सैनिक विचलित हुए लेकिन बाद में वो अच्छी तरह से तैयार हो गए और सिकंदर की सेना पर टूट पड़े। पोरस के सैनिक बहुत ही जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि सिकंदर की सेना हारने के ही कगार पर थी, हारने ही वाली थी। लेकिन उसी समय में थोड़ी दिक्कत हुई। भारतीय जो शासक थे उनकी सेना में हाथी ज्यादा होते थे, जबकि जो यूनानी शासक थे इनकी सेना में घोड़े ज्यादा होते थे, घुड़सवार, और भारत की सेना में हाथी सवार ज्यादा होते थे। तो जब लड़ाई हुई उस समय बरसात का मौसम था और थोड़ी बहुत बरसात भी हो रही थी। तो मैदान क्षेत्र में थोड़ी फिसलन हो गई। फिसलन होने की वजह से हाथी उस चिकनाहट से फिसलने लगे और भारतीय सेना में, पोरस की सेना में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से पोरस के जो सैनिक थे वो अपने ही स्वयं के हाथियों के पैरों के तल नीचे आके मरने लग गए। इस भगदड़ का फायदा सिकंदर की सेना के घुड़सवारों ने उठाया और सिकंदर के सैनिकों ने पोरस की भगदड़ मची हुई सेना पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से पोरस की सेना की अंत में हार हो गई। हार हो जाने के बाद में पोरस को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। सिकंदर के सामने प्रस्तुत करते ही सिकंदर ने राजा पोरस से कहा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। मैंने आपको कहा था कि
मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन तुम नहीं माने, तो अब तुम्हारा क्षेत्र मेरा है और अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरुस ने उस समय भी वीरता का परिचय दिया। वो सिकंदर जैसे शक्तिशाली शासक के सामने बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने बिल्कुल दृढ़ता से जवाब दिया कि एक राजा के साथ दूसरा राजा जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार आप भी मेरे साथ करें। राजा पोरुस का ऐसा जवाब सुनकर सिकंदर काफी प्रभावित हुआ और उसने पोरुस की वीरता और उसकी बहादुरी को देखते हुए राजा पोरुस को उसका राज्य लौटा दिया और उसे उसका क्षेत्र वापस ले लिया। अब सिकंदर राजा पोरुस को हराने के बाद में आगे बढ़ने के लिए जब योजना बना रहा था, उस समय में 326 ईसा पूर्व में पौरव के शासक पोरुस को युद्ध में हराने के बाद में सिकंदर ने भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करना चाहा। तो सिकंदर पंजाब के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर व्यास नदी सिकंदर की सेना व्यास नदी तक पहुंचने के बाद में रुक गई और आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे इतिहासकार तो ये कहते हैं कि सिकंदर स्वयं ही व्यास नदी तक आया और बाद में अपनी सेना लेकर वापस मकदूनिया लौट गया। लेकिन इसके पीछे वास्तविकता ये है कि सिकंदर की सेना, सिकंदर स्वयं अपनी मर्जी से वापस नहीं लौटा। वो तो भारत के भीतरी क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगध पर शासन करना चाहता था। लेकिन सिकंदर की सेना लंबे समय से अभियान पर निकली हुई थी, जिसकी वजह से सिकंदर के सैनिक काफी थक चुके थे। बहुत सारे सैनिक बीमार भी हो गए थे। इसके अलावा इतने लंबे समय से वो अपने परिजनों से बिछड़े हुए थे, तो सैनिकों के अंदर अपने परिजनों से मिलने की उत्सुकता भी थी। इसके अलावा सिकंदर के सैनिकों के पास ये सूचनाएं भी मिलने लगी थी कि मगध का जो शासक है वो काफी शक्तिशाली है। उसकी वीरता की बातें सिकंदर के सैनिक सुन चुके थे। तो सिकंदर के सैनिकों में एक डर भी था कि पंजाब जैसे छोटे से क्षेत्र का शासक पोरुस ही जब सिकंदर की सेना को टक्कर दे सकता है, तो मगध जैसे बड़े राज्य का शासक तो हरा भी सकता है। तो उस डर के चलते भी सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस वजह से अपने उत्साहहीन सैनिकों को देखकर सिकंदर ने अंत में फैसला किया कि वो अब भारत के भीतरी भाग में नहीं जाएगा और वो अपने सैनिकों को लेकर व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ा। व्यास नदी के बाद में ही सिकंदर वापस इसी रास्ते से लौट गया। व्यास नदी पर पहुंचने के बाद में सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से जब मना कर दिया, तो सिकंदर अपनी उत्साहहीन सेना को वापस लेकर लौट गया। इसी रास्ते से सिकंदर वापस लौटा। लौटते समय भी सिकंदर ने इन क्षेत्रों के जो छोटे बड़े राज्य थे उन पर अधिकार किया और उनको जीतते हुए वापस लौटता रहा। लौटते समय यहाँ पर मालवों का शासक है, तो मालवों ने सिकंदर से युद्ध किया। सिकंदर की लौटती हुई सेना पर मालवों ने युद्ध किया। इस युद्ध में भी मालवों ने सिकंदर की सेना को भारी हानि पहुंचाई। स्वयं सिकंदर भी मालवों के इस युद्ध में घायल हुआ, जिससे यूनानी सैनिकों में भारी गुस्सा आया और अपने स्वामी की रक्षा के लिए सिकंदर के सैनिकों ने निरपराध स्त्रियों और बच्चों पर भी आक्रमण करना और उनको भी मारना शुरू कर दिया।
इस बात से दुखी होकर मालवों ने अंत में सिकंदर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। मालव क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद में सिकंदर ने भारत को छोड़ दिया। सिकंदर ने भारत को छोड़ा 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत को छोड़कर वापस अपने क्षेत्र की तरफ रवाना हो गया। सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहा। सिकंदर ने भारत में जो अभियान किया था, भारत को जीतने के लिए जो योजना बनाकर वो आया था, इस समय में सिकंदर अपने पूरे अभियान में भारत में 19 महीने रहा। 19 महीने रहने के बाद 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत को छोड़ दिया। अंत में सिकंदर 324 ईसा पूर्व में ईरान में एक नगर है जिसका नाम है सूसा नगर। 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ने के बाद सिकंदर 324 ईसा पूर्व में ईरान के सूसा नगर में पहुंचा। सूसा नगर पहुंचते ही सिकंदर बीमार हो गया और 1 साल तक बीमार रहने के बाद में एक दिन सिकंदर को तेज बुखार हुई, तीव्र ज्वर हुआ और उस तीव्र ज्वर के चलते 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में ईरान के सूसा नगर में तीव्र 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। सिकंदर की मृत्यु ईरान के सूसा नगर में 323 ईसा पूर्व में हुई तीव्र ज्वर के कारण। 32 वर्ष की उम्र में 32 वर्ष की आयु में सिकंदर जैसा शक्तिशाली शासक इस दुनिया को छोड़कर 323 ईसा पूर्व में चला गया। सिकंदर का भारत के क्षेत्रों को जीतने के बाद में भी भारत और यूनान के बीच में किसी प्रकार के संबंध स्थापित नहीं हो पाए। सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रहा और भारत के राज्यों को जीतता रहा और प्रशासन करता रहा, लेकिन फिर भी यूनान क्षेत्र और भारत के बीच में किसी प्रकार के संबंध नहीं बने और सिकंदर अंत में भारत से लौट गया।